हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ईटीपी स्टार। आई एम प्रिया गौतम, योर फिजिक्स फैकल्टी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेस्ट बंगाल एनटीएससी के पीवाईक्यूज। ठीक है, तो 2020-21 के पीवाईक्यूज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मास ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी आर एम, P एंड E रिस्पेक्टिवली, देन हमको रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें मास क्या क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है, लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दी हुई। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी का सिंबल है यहाँ पर E। देन व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv²। ठीक है, तो यहां पर देखो, अगर इसमें मैं एक m से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर क्या हो जाएगा? m² डिवाइडेड बाय m। मैंने एक m से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, एक m से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या ये मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर में है? तो यहाँ पर क्या हमको p² मिल जाएगा? बिल्कुल। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट दिस नथिंग बट हाफ p² डिवाइडेड बाय m। हाफ p² डिवाइडेड बाय m। ठीक है, तो यहां से हमें p² की वैल्यू मिल गई E2em। ठीक है, तो p की क्या वैल्यू आ गई? √2me। ठीक है, p इज इक्वल टू √2me। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है। p इज इक्वल टू, यानी लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू √2me। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टोन इज अलाउड टू फ्री फॉल डाउनवर्ड इनिशियली एट रेस्ट। इनिशियली रेस्ट पे मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 एट द टॉप ऑफ अ टावर। द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द बॉटम ऑफ द टावर इज 4 सेकेंड। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर? टेक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमको पता है जो मोशन की सेकंड इक्वेशन है, यूजिंग u इज इक्वल टू s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये टर्म तो क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, तो s इज इक्वल टू हाफ at²। ठीक है, इतना ये क्या आ जाएगी? उसकी हाइट। तो h इज इक्वल टू हाफ, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? तो ड्यू टू ग्रेविटी 32। अब देखो, हमें दिखाई दे रहा है कि जो ऑप्शंस है वो भी फिट में ही दिए हुए हैं, इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही रहने देंगे। सेकंड्स क्या है? टाइम। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 × 4। 2 से ये कट हो गया, कितना टाइम? 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 8। 16, तो 16 × 16 ऐसा मान लो। तो h इज इक्वल टू कितना हो गया? 256 फीट। 256 फीट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर? डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल भी इसमें कुछ भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं थी कि हमें नहीं कर पाएंगे इसको, टाइम भी कम लगना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ अ सॉलिड इज x। ठीक है, यानी कि ये अल्फा को क्या बोल रहे हैं? x बोल रहे हैं। ठीक है, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड, यानी कि गामा को ये क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? y। ठीक है, सॉलिड के लिए लीनियर एक्सपेंशन x और वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा। तो सॉलिड के लिए हमें रिलेशन पता है कि अल्फा इज इक्वल टू गामा बाय 3। तो अल्फा, व्हाट इज अल्फा? x। व्हाट इज गामा? y। तो x इज इक्वल टू y बाय 3। देखते ही टिक कर देना कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट। Now next question, in the case of refraction of light from a medium to air, the critical angle is found to be 45 डिग्री, यानी कि critical TIR की कंडीशन हो जाएगी उसके बाद। तो critical angle, what is critical angle? 45 डिग्री। और हमको पता है जब भी जो रे है critical angle पे होगी, जैसे कि क्या होता है, नीचे मान लो डेंसर मीडियम है, TIR की क्या क्या कंडीशन होती है? critical angle के लिए क्या कंडीशन होती है? कि रे डेंसर से रेयर में जाए। ठीक है, और TIR कब होगा? जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। तो लेकिन यहाँ पर TIR नहीं हो रहा, क्योंकि हम सिर्फ क्रिटिकल एंगल की बात कर रहे हैं, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डेंसर मीडियम हो गया और ये रेयर मीडियम हो गया। ठीक है, ये नॉर्मल,
यहां से रे इंसिडेंट हुई क्रिटिकल एंगल पे। अब हमको ये पता है कि जब भी रे क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट होगी तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगी हॉरिजॉन्टल से। जो रिफ्रैक्टेड रे है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनेगा किससे, नॉर्मल से। ठीक है, ऐसे जाएगा और इससे और बढ़ाएंगे तो वापस रे इसी मीडियम में आ जाएगी, जो कौन सा केस हो जाएगा, TIR का हो जाएगा। यानी कि यहां पर हमारे पास, यहां पर देखो हमारे पास जो R है वो कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, हमको अब कहां से कहां जा रही है ये हमें पता है कि ये एयर से एयर में जा रही है। ठीक है, यानी कि ये वाला मीडियम तो हमारे पास एयर है, ये वाला मीडियम हमें नहीं पता, तो इसके लिए मान लेते हैं हम म्यू। ये है हमारा μ2 और ये है हमारा μ1। एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है 1 होता है, एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है हमें 1 होता है। अब इसके लिए क्या कंडीशन थी, साइन I डिवाइडेड बाय साइन R इज इक्वल टू μ2 बाय μ1। ये किससे लिखा, स्नेल लॉ से। किससे लिखा ये, स्नेल लॉ से, यूजिंग स्नेल लॉ। ठीक है, यूजिंग स्नेल लॉ। ठीक है, तो यहां से देखो, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, साइन I कितना है 45 डिग्री, I कितना है, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। ठीक है, साइन R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन R की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे पास 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी, 1 इज इक्वल टू μ2 हमको निकालना है, μ1 की वैल्यू 1, μ1 की वैल्यू 1। ठीक है, तो रे किससे जा रही है, μ2 से μ1 में जा रही है, तो यहां पर ये μ1/μ2 आ जाएगा। जो जिससे रे जा रही है, जिसमें रे जा रही है उसको ऊपर लिखते हैं और जिसमें रे आ रही है उसको नीचे लिखते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा करेक्शन कर लो, μ1/μ2। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, μ1/μ2। तो व्हाट इज μ1, μ1 कितना है 1। ठीक है, तो साइन 45 की कितनी वैल्यू थी 1/√2 डिवाइडेड बाय साइन 90 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू μ1 कितना हो गया हमारे पास, μ1 कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाय μ2 हमको निकालना है। ठीक है, अरे जिस मीडियम में रे जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, और जिसमें से जा रही है, यानी कि जिसमें से जा रही है इंसिडेंट रे जिसमें है उसको लिखते हैं नीचे। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर ये क्या हो गया हमारे पास 1/√2 इज इक्वल टू 1/μ2। तो यहां से μ2 कितना आ जाएगा, यहां से जो μ2 है वो आ जाएगा हमारे पास √2। μ2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज √2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कितना, √2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सम यूनिट। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इन क्वांटिटीज में कौन सी पेयर का यूनिट सेम है। तो हीट और स्पेसिफिक हीट अलग अलग क्वांटिटीज है, तो इनका भी नहीं होगा। थर्मल कैपेसिटी एंड वाटर इक्विवेलेंट भी अलग अलग क्वांटिटीज है। स्पेसिफिक हीट एंड थर्मल कैपेसिटी भी अलग अलग क्वांटिटी है, लेकिन हीट एंड वर्क की जो यूनिट है वो सेम होगी। जो हीट है क्योंकि ये भी एक एनर्जी है, ये एक एनर्जी है, और एनर्जी क्या होती है, वर्क का फॉर्म होती है। ठीक है, इसको भी हम जूल में लिखते हैं, इसको भी हम जूल में लिखते हैं, तो दोनों की यूनिट सेम हो जाएगी। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी इज करेक्ट, देखते ही आपको लगा देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हमारा देखो एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जिसमें कौन कौन सी रेज आती है, जिसमें हमारी विजिबल रेज भी आती है, इंफ्रा रेज आती है, एक्स रेज आती है, गामा रेज आती है, अल्ट्रा वायलेट रेज आती है। ठीक है, तो गामा रेज एक हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है। तो अल्फा रेज नहीं है, बीटा रेज नहीं है, कैथोड रेज भी नहीं है, गामा रेज हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है। तो कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो जाएगी, गामा रेज। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, now moving on, in a case of convex lens what is the minimum distance between a object and its real image। मतलब कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, उसमें हमको रियल इमेज चाहिए, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो देखो रियल इमेज के लिए कि कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज बने, उसके लिए हमको सी पे रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को।
ऑब्जेक्ट को किस पे रखना पड़ेगा, सी पे। थोड़ा और अच्छा लेंस बनाती हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो, मेरे से लेंस अच्छा क्यों नहीं बनता है, और अच्छा बनाते हैं। हाँ अब बन गया, ठीक है। तो यहां पर ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। अब हमें रियल इमेज के लिए सी पे ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा, ये हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया सी पे, ठीक है। तो ये जो इसके और यहां पर इसका फोकस है, यहां पे इसका फोकस है, ये सी है, तो इधर भी एक इसका फोकस होगा, यहां भी एक सी होगा, ठीक है। यहां भी एक सी होगा, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और हमको क्या पता है, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है r इज इक्वल टू 2f, r इज इक्वल टू 2f। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उससे आधा डिस्टेंस होता है किसका, फोकल लेंथ का, ठीक है। ये इससे मिड पॉइंट पे रहता है, ये हमको पता है। अब यहां से देखो, यहां से रे निकली पैरेलल, कहां से होके जाएगी, कहां से होके जाएगी, फोकस से, ठीक है। उसके बाद जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी वो कहां जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो निकलेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होते हुए जाएगी। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए, यानी कि कहां पे, यहां पर कहीं पर मिलेगी, ठीक है। और जो पोल से निकलेगी, जो पोल से निकलेगी वो वापस वैसे के वैसे ही कैसे निकल जाएगी, जैसे पोल से निकलेगी वैसे के वैसे वापस। तो पोल से अगर जो निकली रे, देखो यहां पर जो पोल से निकलेगी, नेक्स्ट रे जो पोल से निकलेगी वो यहां पर मिलेगी, तो यहां पर इमेज बनेगा। और कैसा बनेगा, रियल बनेगा, सेम साइज जो ऑब्जेक्ट बनेगा और रियल बनेगा, ठीक है। तो अब इनका इसका मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, यहां पर ध्यान से देखना, मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा। यहां से यहां तक का क्या डिस्टेंस हो गया, 2f, और यहां से यहां तक का क्या डिस्टेंस हो गया, 2f, और 2f और 2f को कर दे तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, 4f। यानी कि क्या हो गया, 4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, 4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, 2f इसका 2f इसका, कितना हो गया, 4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, सी ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ अ फोकल लेंथ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the power consumed by a 50 ohm wire if it is kept across a potential difference of 200 वोल्ट। अब हमें पता है पावर के हमारे पास कितने सारे फॉर्मूले हैं, एक तो VI, ठीक है, और V इज इक्वल टू IR होता है। तो उससे हम यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, V को एलिमिनेट करोगे, V को कैसे एलिमिनेट करोगे, IR से, तो कितना मिलेगा, I²R। अगर I को एलिमिनेट करोगे, I को एलिमिनेट V बाई R से, तो क्या मिलेगा, V²/R। अब हमारे पास ये जो पावर के फॉर्मूले हैं, इसमें से हमें यूज कौन सा करना है, ये किस बात पर डिपेंड करता है कि हमें क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में हमें 50 रेजिस्टेंस और पोटेंशियल दिया हुआ है, यानी कि हमें V और R दिया हुआ है और हमें पावर निकालनी है। तो P इज इक्वल टू V²/R, ये बहुत सही रहेगा इसके लिए। व्हाट इज V², 200 into 200, and what is R, 50 ohm, ठीक है। यहां से यहां कट हो गया, ये कितना, 40 टाइम्स, तो ये कितना हो गया, 80 वॉट, और इसको किलो वॉट में चेंज करूंगी तो कितना मिल जाएगा मेरे पास, 0.80 किलो वोट, यानी कि 0.8 किलो वॉट। तो कौन सा ऑप्शन है, देखो ए ऑप्शन है। किलो वोट कैसे, इसको आप किलो को हटाओगे तो 10 टू पावर 0.8 इंटू 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा, ये आपको 80, ठीक है। तो 80 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.8 किलो वॉट, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सेंटीमीटर to man scale of vernier caliper is divided into 10 divisions, ठीक है। यानी कि मैन स्केल का जो 1 सेंटीमीटर है वो 10 डिविजन्स करे हुए उसके, यानी कि उसकी जो रीडिंग होगी मैन स्केल पे वो कितना हो जाएगा, ईच डिवीजन कितना मेजर करेगा, ईच डिवीजन ऑन किस पे, MSR, यानी कि मैन स्केल रीडिंग। ईच डिवीजन कितने का हो जाएगा, ऑन मैन स्केल रीडिंग, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन है तो एक डिवीजन कितने का हो जाएगा, 1/10, मतलब कि 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। द लीस्ट काउंट ऑफ अ
calipers is 0.005 centimeter. Then what is the number of division in the vernier caliper? देखो वर्नियर क्या है, तो हमको क्या पता है कि मान लो nth डिवीजन है, ठीक है, तो nth इंटू लीस्ट काउंट कितना 0.005 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर। तो यहां से क्या n मिल जाएगा, तो व्हाट इज n? n इज इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाय 0.005। ठीक है, यहां से क्या मिल जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा 20 डिवीजन। 20 डिवीजन कितने डिविजन्स मिल जाएंगे? 20 डिविजन्स। बी ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर कट करोगे तो 10⁻³ ऊपर चलेगा, 10⁻1 इससे कटेगा 10⁻²। 0.2 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू 20 डिवीजन। ठीक है, नाउ इफ एन एक्स-रे ट्यूब इज ऑपरेटेड एट 20 किलोवोल्ट, व्हाट इज द कट ऑफ वेवलेंथ? अब हमें पता है जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, hc बाय v क्या पोटेंशियल। ठीक है, v क्या पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जिसको लिखते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज लैम्डा, hc प्लैंक कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट का जो मल्टीप्लीकेशन है वो याद कर लो। अगर हमें वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉन में निकालना है तो 12400। ठीक है, डिवाइडेड बाय वोल्टेज कितना दिया हुआ है 20 किलो वोल्ट, यानी कि 20 इंटू 10⁻3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 10⁻4 है तो यहाँ पर 10 से तो 10 कट हो गया, ये 10⁻2 नीचे बचेगा, 1 0 और कट जाएगा और ये 2 से ही कट जाएगा 62 टाइम्स। ठीक है, तो ये कितना आ गया मेरे पास, ये कितना आ गया मेरे पास, 1 0 यहाँ पर है तो 0.62 एंगस्ट्रॉन। 0.62 एंगस्ट्रॉन, तो 0.62 एंगस्ट्रॉन किस में आ रहा है, सी ऑप्शन करेक्ट। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, an ideal gas is found to obey the equation p square v constant along with the ideal gas equation p pressure and v volume. ठीक है, ideal gas equation, what is ideal gas equation? pv is equal to nRT. ठीक है, the if initial temperature and volume T0 and V0 respectively and it expand to volume 3 V0, then what is the final temperature? अब देखो हमें ये बोला गया है कि P स्क्वायर V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो मैं P इसको क्या लिख सकती हूँ, P मल्टीप्लाई बाय PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और PV के क्या वैल्यू है वो हमको यहां से मिल जाएगी nRT, तो P मल्टीप्लाई बाय nRT इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यहां से P की क्या वैल्यू है, P इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाय V। ये P की वैल्यू आप यहां पर पुट कर दो तो क्या मिल जाएगा, nRT डिवाइडेड बाय V, तो nRT का स्क्वायर, nRT का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब आप इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को आप बिल्कुल ध्यान से देखो कि इसमें n भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो इट मींस क्या, t स्क्वायर डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहां से क्या मिल जाएगा मुझे, t1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v1 इज इक्वल टू t2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v2। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, व्हाट इज t1, t0, तो t0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय v1 कितना, v0 इज इक्वल टू t2 हमें निकालना है और v2 कितना हुआ है, कितना चेंज हो गया उसमें, 3v0, तो व्हाट इज v2, 3v0, तो v0 से v0 यहां पर कट हो गया, v0 से v0 यहां पर कट हो गया, तो यहां पर t2 का स्क्वायर कितना हो गया, 3t0 का स्क्वायर, तो व्हाट इज t2, √3 t0, व्हाट इज t2, √3 t0। ठीक है, तो √3 t0 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। ठीक है, तो ये थे हमारे वेस्ट बंगाल PYQs। ठीक है, आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।